हेलो दोस्तों। अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब कुछ लाइसेंस है जनरल, कुछ लाइसेंस है स्पेसिफिक। कुछ कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं और तो कोई लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री इशू करते हैं। तो आज हम लोग बिजनेस लाइसेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके सारे लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला एक जनरल लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस। अब ये ट्रेड लाइसेंस कहाँ से मिलता है? आपका जो बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कोई पंचायत, कोई म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन में लोकेटेड है। तो जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी बोलने का मतलब यही तीन अथॉरिटी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड। तो यहाँ से आपको जो लाइसेंस मिलता है बिजनेस करने के लिए उसको कहा जाता है ट्रेड लाइसेंस। अभी ट्रेड लाइसेंस का फीस कितना होता है ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, एक्टिविटी क्या है, उसी के ऊपर 300 से लेके 2500 रुपीज तक ट्रेड लाइसेंस का फीस होता है। कई कई जगह पे इससे ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए रेस्पेक्टिव जो अथॉरिटी है उसके पास जाके अप्लाई करने होंगे। अब ये जो लाइसेंस है ये लोकल अथॉरिटी इशू करते हैं। तो कोई कोई जगह पे ये ऑनलाइन होता है, कोई कोई जगह पे ऑफलाइन होता है, यानी आपको फिजिकली जाके लाइसेंस कराने होते हैं। तो आप जहां पे लोकेटेड हो उसका नजदीकी जो आपका रजिस्टर्ड अथॉरिटी है, यानी जो कंप्लेंट अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी कि क्या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे या फिर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि ये हर स्टेट टू स्टेट, जिला टू जिला जो है वेरी करते हैं। सेकंड जो लाइसेंस है वो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं। अब ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है? देखिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप देखे होंगे कि आपका जो फॉर्म 16 आता है वहां पे प्रोफेशनल टैक्स, पी टैक्स बोल के एक रकम जो है वो डिडक्ट हो जाता है आपका सैलरी से। पर वहीं पे अगर आप कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो वहां पे ये जो पी टैक्स है ये काटना और इसका जमा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही में यानी बिजनेसमैन के ऊपर आता है। तो इसके लिए उनको अलग से प्रोफेशनल टैक्स जो है रजिस्ट्रेशन करने होते हैं और साल भर साल उसको रिन्यूअल कराने होते हैं। ये जो फीस होते हैं प्रोफेशनल टैक्स का ये भी वैरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, और ये खास करके वैरी कर जाते हैं टर्नओवर के ऊपर। तो अगर आपका टर्नओवर कम है तो आपका पी टैक्स का जो फीस है वो कम होंगे, और ऑब्वियसली अगर आपका टर्नओवर ज्यादा होंगे तो पी टैक्स का जो फीस है वो ज्यादा होंगे। थर्ड जो लाइसेंस है वो है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। ये कहाँ से मिलता है? देखिए, ये एक एक्ट है जिसका नाम है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट में कहा जाता है कि अगर आप कोई दुकान चला रहे हो या फिर अगर आप कोई ऑफिस वगैरह यानी एस्टैब्लिशमेंट चला रहे हो तो वो चलाने के लिए आपको मिनिमम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। जैसे कि आप अपने वर्कर या एम्प्लॉय को कैसे अपॉइंटमेंट लेटर दोगे, उनका वेजेस कैसे होंगे, उनका स्टैट्यूटरी लीव कैसे होंगे, हॉलीडेज कितने होंगे, एक दिन में कितना वर्किंग आवर्स होंगे। तो ये सारा चीज को स्पेसिफाई करके जो एक्ट बन जाता है, जिस एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वह शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। तो अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो या आपका कोई एस्टैब्लिशमेंट है, शॉप है या बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत यह लाइसेंस लेना अनिवार्य है। फोर्थ जो लाइसेंस के बारे में हम बात करेंगे वह लेबर लाइसेंस। देखिए, ये लेबर लाइसेंस क्या सबके लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहले ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, लेबर लाइसेंस उन्हीं को लेना होगा जहां पे 20 और मोर देन 20 वर्कमेन आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप लेबर रख रहे हैं यानी हायरिंग में रख रहे हैं, और किसी भी दिन यानी अकाउंटिंग ईयर जो है उसमें किसी भी दिन अगर 20 या उससे ज्यादा का एम्प्लॉय आपके पास हो जाता है तो आपके पास ये लेबर लाइसेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं पीएफ एंड ईएसआईसी के ऊपर। तो एक एक करके दोनों चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ईएसआईसी, तो ईएसआईसी कहाँ पे मैंडेटरी है? ईएसआईसी मैंडेटरी हो जाते हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन पे जहां पे एम्प्लॉइज वर्किंग इन ए नॉन सीजनल फैक्ट्री विथ मोर देन 10 एम्प्लॉइज। तो यानी जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पे ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। अब यहाँ पे एक देखिए नॉन सीजनल फैक्ट्री, इस चीज को हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या होता है नॉन सीजनल फैक्ट्री। देखिए, जो बिजनेस है हर एक बिजनेस का नेचर, क्वांटिटी, वॉल्यूम सेम नहीं होते। कोई कोई ऐसा बिजनेस है जो साल भर साल चलते रहते हैं और कोई कोई ऐसा बिजनेस है जो सीजनल बेसिस पे चलते हैं। जैसे वुलन,
या जो समर प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड में ही बनते हैं। तो ईएसआईसी कब लगता है? तो ईएसआईसी तब लगता है, मैंडेटरी लग जाता है, जहां पे एम्प्लॉय यानी जो आपके पास वर्कर है वो काम कर रहे हैं नॉन सीजनल फैक्ट्री में और वहां पे 10 से ज्यादा का एम्प्लॉय है। और यहाँ पे सैलरी का भी एक प्रावधान है, वो देख लीजिए क्या है। बट ओनली फॉर एम्प्लॉयज हु आर अर्निंग लेस देन 21,000 पर पेचेक। तो अगर 21,000 रुपए से कम उनका सैलरी है तब ईएसआईसी अनिवार्य है। उसके ऊपर अगर हो जाएगा तब क्या होगा? तो उसमें जो प्रावधान बताया जाता है लॉ में वो है कि वंस द एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन ₹21,000 द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई शुड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन साइकिल। तो वो जो साइकिल होते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं, वो साइकिल जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ईएसआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो चलते ही रहेंगे। यानी ऐसा नहीं कि साल के बीच में किसी एम्प्लॉय का या किसी वर्कर का अगर सैलरी हाइक कर गया तो आपका ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन बंद हो गया, ऐसा नहीं है। उसको कंटिन्यू करना है टिल द कंट्रीब्यूशन साइकिल। अब बात कर लेते हैं पीएफ के ऊपर। देखिए, प्रोविडेंट फंड किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं? नॉर्मली हम लोग कंपनी के ऊपर ही पीएफ का जो प्रोविजन है हम लोग बोलते हैं कि अप्लाई हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, यहाँ तक कि अगर प्रॉपर्टरशिप फर्म भी है वहां पे भी पीएफ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्लाई हो जाते हैं। अगर अब ये कंडीशन आपको समझने होंगे कि कब ये अप्लाई हो जाते हैं। वेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज मोर देन 20 इंडिविजुअल इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एंड परमानेंट एम्प्लॉय। तो साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर 20 से ज्यादा का एम्प्लॉय, भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट हो, तो जैसे 20 से ज्यादा एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं तो आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाता है। ईपीएफ डिडक्शन इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज who draw a salary less than rupees 15,000, but others can co-opt for this scheme through a declaration made in Form 11 of EPFO। तो चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाते हैं। हालांकि जीएसटी जो एक सेंट्रल एक्ट है, पर इसमें हम लोग जानते हैं कि कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहां पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें इंडिया का मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो रूल्स एप्लीकेबल है वो है कि अगर आप कोई गुड्स यानी सामान का खरीदारी कर रहे हो तो वहां पे अगर आपका साल में टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, पर जैसे ही 40 लाख क्रॉस कर जाते हैं तब आपको मैंडेटरीली जीएसटी नंबर लेने होंगे। और वहीं पे अगर आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हो तो ये 40 लाख का लिमिट हो जाता है 20 लाख। अब अगला पॉइंट में आ जाते हैं कंपनी और एलएलपी। देखिए, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का नेचर प्रॉपर्टीशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकता है। नॉर्मली देखा जाता है कि अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है वो कॉर्पोरेट लेवल का है तब ये रिकमेंडेटरी है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कीजिए और वहां पे मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब बनता है। पार्टनरशिप बिजनेस की अगर बात करें तो वहां पे पार्टनरशिप डीड बनता है। और अगर हम लोग प्रॉपर्टीशिप बिजनेस के बारे में बात करें तो वो प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल है वो खुद ही अपना बिजनेस चलाते हैं, तो वहां पे अलग से कोई डीड या ऐसा कोई मेमोरेंडम बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए अगला जो पॉइंट है वो एमएसएमई या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। देखिए, हर एक देश में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम लोग 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लार्ज कैप, दूसरा है मिडिल और तीसरा है स्मॉल कैप। तो कोई भी कंट्री, खास करके इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री का जो बैकबोन है वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, क्योंकि इनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है इन सबको अलग से हम लोग रिकॉग्निशन दें, और इन सब ऑर्गेनाइजेशन को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट ने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन स्कीम चालू किए हैं। तो अगर आप कोई माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हो तो आपके पास ये एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी एमएसएमई सर्टिफिकेट होने का क्या फायदा है? देखिए, अब अगर बैंक के पास जाते हो लोन के लिए तो बहुत सारा जगह ऐसा है जहां पे एमएसएमई जो सर्टिफिकेट होल्डर है यानी जिसके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट है उन लोगों को लोन में कुछ सब्सिडी मिल जाता है। कई कई लोन तो ऐसे हैं जिसका नाम ही है एमएसएमई लोन, और वो सारे उन्हीं को दिया जाता है जिसके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यानी गुड्स और सर्विस दोनों में ही अगर आप काम कर रहे हो या दोनों में से किसी में भी आप काम कर रहे हो,
तो भी आपके पास ये एमएसएमई सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट पोर्टल में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करने होते हैं और बहुत ही इजी प्रोसेस है एमएसएमई लाइसेंस लेने का। आप अगर चाहो तो खुद से भी ये लाइसेंस ले सकते हो, या आपका जो कंसल्टेंट है उसको अगर आप अप्रोच करोगे तो वो भी आपका एमएसएमई या उद्योग आधार जो सर्टिफिकेट है वो आपको निकाल के देंगे। अब अगला कुछ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे अगर आप फूड इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका केटरिंग का बिजनेस है, स्वीट मीट शॉप है, तो ऐसा इंडस्ट्री जहां से फूड आइटम यानी कंज्यूमेबल आइटम्स बिलोंग कर रहे हैं, वहां पे फसाई लाइसेंस जो है यानी जो फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसको हम लोग फसाई लाइसेंस कहते हैं, वो उन सबके लिए अनिवार्य है। अगला जो लाइसेंस है वो है फायर लाइसेंस। ये फायर लाइसेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं, और ये जरूरी नहीं कि हर एक इंडस्ट्री को फायर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने होंगे। खास करके जहाँ पे खाना बन रहा है या जहाँ पे कोई ऐसा कोई आइटम है जहाँ पे फायर प्रिवेंशन का जरूरत है, तो वहां पे आपको फायर अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेने होते हैं। सेम तरीके से अगर आप कोई मेडिसिन शॉप चला रहे हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, या आप कोई चेन में काम कर रहे हो जहाँ पे ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह का यूज होते हैं, तो उस केस में आपके पास ड्रग लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो सेम तरीके से अगर आप लीकर का बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे लीकर लाइसेंस होना चाहिए। अब अगला जो लाइसेंस है वो है गुमस्ता लाइसेंस। देखिए, मैंने कुछ मिनट पहले ही आपके साथ एक लाइसेंस के बारे में बात किया था, वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। अब महाराष्ट्र में क्या है कि इसी लाइसेंस को गुमस्ता लाइसेंस कहा जाता है, तो ये भी एक स्टेट स्पेसिफिक लाइसेंस है। अगला जो लाइसेंस है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो नाम से आपको मालूम चल गया है कि जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है उनके पास एक स्पेसिफिक लाइसेंस होना अनिवार्य है, और वो उस लाइसेंस को हम लोग पहले कहते थे एग्जिम लाइसेंस यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। तो आपके पास ये आईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो होना चाहिए। तो ये कोड के लिए आपको अप्लाई करने होंगे, और ये कोड होने के बाद ही आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से। अगला जो पॉइंट है वो ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपीराइट। देखिए, आपका बिजनेस का जो लोगो है या जो आपका बिजनेस का जो ट्रेड नेम है, उसको हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ट्रेडमार्क के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्योंकि ऐसा बहुत से टाइम होते हैं कि आप जो नाम यूज कर रहे हो या जो लोगो यूज कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने रजिस्ट्रेशन करके रखा है। तो अगर आप ऐसा चीज कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है कि लीगल प्रॉब्लम का सामना आप कर सकते हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ट्रेडमार्क या जो पेटेंट राइट है अपने प्रोडक्ट का वो ले लीजिए, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली आगे बढ़ सके। पॉइंट नंबर 16 जो है वो डॉट लाइसेंस। देखिए, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, अब मान लीजिए जो कॉल सेंटर वगैरह हैं जहाँ पे इंटरनेशनल कॉल या फिर डोमेस्टिक कॉल वगैरह का काम होता है, तो वहां पे स्पेसिफिकली डॉट लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से ये लाइसेंस इशू होते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है, तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंस है, हम लोग बोल सकते हैं। अगला जो लाइसेंस है वो हलाल लाइसेंस। देखिए, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इस्लामिक लॉ के तहत वो परमिसेबल और एक्सेप्टेबल है। तो इसके लिए अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जहां पे इस्लामिक लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो वहां पे हलाल सर्टिफिकेट या हलाल लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं और क्या बताया गया है यहाँ पे। In order for products to receive this certification, they must be from an acceptable source such as cow or chicken and slaughtered according to these laws। तो यानी कि जो स्लॉटरिंग हाउस है वहां पे प्रॉपर तरीके से जो इस्लामिक लॉ है उसको फॉलो किया गया है या नहीं, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो उसका जो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट उसको हम लोग हलाल लाइसेंस या हलाल सर्टिफिकेट कहते हैं। अब अगला जो सर्टिफिकेट या लाइसेंस है वो फैक्ट्री लाइसेंस। देखिए, नाम से ही मालूम चल जाता है कि अगर आप कोई फैक्ट्री चलाने चाह रहे हो, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए। अब ये फैक्ट्री लाइसेंस इसलिए होना चाहिए कि जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे बॉयलर्स वगैरह है, चिमनी वगैरह है, तो वहां से ऐसा कोई गैस या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि एमिटेंस हो जो सोशल या जो वर्कर है उन लोगों का हेल्थ हैजर्ड क्रिएट कर सके। तो वो सारा एनवायरमेंटल इशू और इंडस्ट्रियल इशू है उसको मद्देनजर रखते हुए आपके पास फैक्ट्री लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। और इसी का संदर्भ में जो अगला लाइसेंस है वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन लाइसेंस जो इशू करते हैं पीसीबी यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इशू करते हैं। तो आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो प्रॉपर स्वेरेज सिस्टम को फॉलो कर रही है या नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनाते हुए जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो सोशली कोई चीज को हार्म तो नहीं कर रहा है। तो ये सारा चीज को देखने के लिए अलग से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जहां से आपको सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं।
और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है जहाँ पे अलग अलग स्पेसिफिक लाइसेंस लगते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कोई स्पेसिफिकली कोई भी लाइसेंस के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। मैं उस टॉपिक में अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए अगर आप कोई भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पर कम से कम ये पेपर्स आपके पास होना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 है गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कंटेनिंग योर एड्रेस, यानी आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो होना चाहिए। फिर है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, बैंक स्टेटमेंट, रेसिडेंस कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल और टेलीफोन बिल और मोबाइल बिल। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एग्जॉस्टिव है। ऐसा नहीं कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तभी जाके आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर एक लिस्ट है कि आपके पास कम ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना आवश्यक है। ऐसे नहीं कि आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर ही बैठना होगा, पर कम से कम ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सेम तरीके से आपका जो ऑफिस प्रेमाइसेस है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ। अब रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ में क्या होता है, देखिए, अगर आपका खुद का ऑफिस है तो इलेक्ट्रिक बिल या जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है वो तो आपके नाम पे ही होगा, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप भाड़े पे लेके चला रहे हो तो वहां पे जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ आपका एनओसी होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो लैंडलॉर्ड के नाम पे होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ये सबसे पहले आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इन एडिशन में और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है जो आधार कार्ड हम लोगों का है उसमें फोन नंबर और मेल आईडी का लिंकिंग जो है वो बहुत ही अहम हो गया है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे अगर आप काम करने जाओगे तो आधार कार्ड के साथ अगर आपका फोन नंबर लिंक नहीं होंगे तो काम वहीं पे अटक जाएगा। जैसे मैं कुछ देर पहले आपको एमएसएमई लाइसेंस के बारे में बता रहा था, तो एमएसएमई लाइसेंस आपको तब मिलेगा जब आपका आधार कार्ड के साथ फोन नंबर लिंकिंग है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके फोन में ओटीपी नहीं आएगा और बिना ओटीपी के आपका ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं होंगे।